दोस्तों यूं तो दुनिया में बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं। ऐसी संस्थाएं हैं जो इंटर गवर्नमेंटल है, जैसे यूएन है। ऐसी हैं जो किसी रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रही हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। हाल फिलहाल में हमने क्वाड का नाम भी सुना। हमने सुना किस तरीके से चाइना के अगेंस्ट एक बड़ा सर्कल जुड़ता जा रहा है। यहाँ पर नाटो का नाम भी पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में इंडिया ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। अगर भारत की बात करें तो भारत 2017 में इस कोऑपरेशन से जुड़ा और आज के समय में भारत तीसरे नंबर पे सबसे मजबूत रिप्रेजेंटेटिव्स में माना जाता है। अब मैं तीसरा नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी मेंबर कंट्रीज में पहले दो नाम बहुत पावरफुल हैं। एक है रशिया, दूसरा है चाइना। तीसरा नंबर इंडिया का इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम थर्ड ही नंबर पे आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट इस ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस और इंडिया का इसमें होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि हमारे यूजीसी नेट और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसका क्या रिलेवेंस है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये फोटो जो शंघाई समिट की ही है। इसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने साथ रखती है। कुछ वजहों से ये एक तरह से बहुत खास बन जाती है भारत के लिए, क्योंकि जितने भी आप टाइप्स देखेंगे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या जहां पर भी भारत किसी यूनिटी के अंदर है, उसमें मिलिट्री यूनिटीज बहुत कम है। ऐसा कोई ग्रुप जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो, ऐसे बहुत कम है। बट शंघाई कॉर्पोरेशन में वो एक्सपेक्ट भी पूरा होता है। एससीओ इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंटर गवर्नमेंटल क्या होता है, जहां पर बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट एक्चुअली कनेक्टेड हो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी पॉलिसीज के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन का और उसके वर्किंग मॉड्यूल का जो इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशंस है, उसको करती रहे। विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन बीजिंग, चाइना। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। और अगर यूरेशियन पॉलिटिक्स की बात की जाए तो यहाँ की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और मिलिट्री के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। ये मेंटेन करती है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इस पर्टिकुलर पूरे रीजन के अंदर। वहीं पर अगर इसकी मेंबरशिप की बात की जाए तो शुरुआत हुई थी 5 देशों के साथ, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड कजाकिस्तान। 5 देश थे जब ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती थी शंघाई 5। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, शंघाई 5 नाम से जानी जाती थी। उसके बाद 2001 के अंदर 2001 में उज्बेकिस्तान इससे जुड़ता है एज अ परमानेंट मेंबर, और 6 कंट्रियां अब इसका हिस्सा हो चुकी हैं। और अब इसका नाम बदल दिया जाता है, नाम रखा जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके चार्टर को 2002 में पेश किया जाता है और 2003 से ये फोर्स में आ जाता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, जहां इंडिया अस्थाना जो समिट होता है, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर जुड़ते हैं। इसके बाद 2022 में ईरान, जो कि अब तक ऑब्जर्वर कंट्री था, वो भी इसका हिस्सा बन जाता है स्कर्मन समिट के अंदर। अब स्कर्मन समिट से पहले अगर बात की जाए, समिट के अंदर बेसिकली ये कहा गया था कि ईरान को लिया जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट समिट हुआ 2023 के अंदर, तो वहां पर ईरान एज अ परमानेंट मेंबर ही रिप्रेजेंट हुआ। तो एक बार लिस्ट को दोबारा देख लेते हैं। चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। अब इस लिस्ट पे अगर आप नजर डालें तो एक चीज और यहाँ नोटिस करने वाली है, और वो ये है कि अगर हम रशिया, चाइना और इंडिया को निकाल दें तो जो बाकी सारे देश हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये वो सभी कंट्रीज हैं जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, जहां पर सारे इस्लामिक देश अपनी बहुत सारी पॉलिसीज को एक ही तरह का रखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ रिलीजन। अब इंडिया के लिए यहाँ पर जुड़ना काफी पर्सपेक्टिव से जरूरी है, बिकॉज इंडिया अपने रिलेशंस को बहुत स्टेबल रखना चाहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। पाकिस्तान तो चलो हमारा क्लोज नेबर है, बहुत सारे इतिहास हैं लड़ाई झगड़ों के, बट अगर बाकी देशों की बात की जाए, जितने भी यहाँ पर हैं, वो सब इंडिया के लिए इन फ्यूचर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे हेल्प कर सकते हैं।
इसलिए इंडिया यहाँ पर अपनी जो एक तरह से अपना कद जो है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करता रहता है और उसे जुड़े रहने की कोशिश करता रहता है। 2023 के समिट को वर्चुअली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीड किया था, बट इस साल अब समिट होने जा रहा है एक और बार से, ठीक है, बहुत जल्दी ही समिट होना है, 4 जुलाई के आसपास समिट की डेट रखी गई है। और यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि भाई ऑब्जर्वर देश कौन कौन से हैं, क्योंकि जब इस तरह की कोई मिलिट्री या स्पेशली इकोनॉमिकल यूनिटी बनती है तो बहुत सारे देशों को ऑब्जर्वर के तौर पर या डायलॉग पार्टनर के तौर पर रखा जाता है। तो ऑब्जर्वर देशों को देखें तो अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस, ये 3 कंट्रीज ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं यहाँ पर। वहीं डायलॉग पार्टनर्स की बात करें, अजरबैजान, अर्मानिया, इजिप्ट, कंबोडिया, कतर, नेपाल, सऊदी अरेबिया, टर्की, श्रीलंका, बहरीन, कुवैत, मालदीव्स एंड म्यांमार, ये सब डायलॉग पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब हम इन यूनिटीज की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी ऑलरेडी यूनिटीज काम कर रही हैं, सब इकोनॉमिकल, कल्चर, इस तरह के एक्सपेक्ट्स पे बात कर रही हैं, तो फिर एक और नई यूनिटी की बात क्यों होती है? तो देखिए, एक और नई यूनिटी की बात इसलिए होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जब 10 लोगों के साथ मिलना होता है, 10, तो 10 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो आप किसी से किसी एक पार्टी में मिल लेते हैं, 4 लोगों से कहीं मिल लेते हैं, 3 लोगों को किसी रेस्टोरेंट में बुला लेते हैं, 2-3 लोगों को किसी और जगह घूमने के लिए बुला लेते हैं, तो इस तरह से आप सबसे अपने रिलेशन मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी कंट्रियां इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो हर उस जगह पर अवेलेबल नहीं है जहां इंडिया की अप्रोच है या इंडिया जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या समिट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में रशिया और चाइना और इंडिया का साथ होना, और ये भी देखिए कि पाकिस्तान इकलौता, मतलब इकलौता ऐसा मंच है, अगर नैम को मैं हटा दूं तो इकलौता ऐसा मंच है जहां इंडिया के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है एक यूनिटी के अंदर। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, और स्पेशली एससीओ का स्ट्रक्चर, हर एक संस्थान के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, तो एससीओ का भी स्ट्रक्चर है, एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है एससीओ के पास, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है एससीओ के पास, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो कि फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स इसको कहा जाता है। और रैट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि एशिया के अंदर टेररिज्म जिस तरह से बहुत बड़े तौर पर फैला हुआ है और काफी ज्यादा यूनाइट भी है, टेररिज्म जुड़ा हुआ है, एक तार दूसरी जगह से जुड़ता है, तो इसलिए रैट का स्ट्रक्चर जो है वो इसी पूरी तरह से आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज जो टेररिज्म का नेटवर्क चल रहा है उसको तोड़ने पे बहुत बड़े तौर पर काम करता है। एससीओ सेक्रेटरीट की बात होती है तो ये बीजिंग में स्थित है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एससीओ से जुड़े हैं उसको देखिए तो एससीओ हैज अप्रोक्सीमेटली 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की कुल आबादी का 42% इन देशों में आता है जो एससीओ के साथ जुड़े हैं मेंबर कंट्रीज। 22% ऑफ लैंड एरिया, 22% जो लैंड है, भूमि है वो है, और 20% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, 20% जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसे कवर अप करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी जाए तो चाइनीज एंड रशियन, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं एससीओ के पास। तो हर संस्थान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स पे बात करता है। स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, इसके ऊपर फर्स्ट फोकस किया गया है। प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन, अगेन एनहेंसिंग टाइज, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, environmental protection, maintain the secure peace, security, stability in region, establishment of democratic, fair, rational, new international political and economical order। अब इस तरह से यूएन को भी आप जब पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो इंटरनल पॉलिसी बेस्ड ऑन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, mutual consultants, respect for the cultural diversity and desire for the common development। अब ऑफ कोर्स ये डिजायर कॉमन डेवलपमेंट वाला जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स में आएगा, बिकॉज जितने भी देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत काम करने की जरूरत है। स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान या ईरान की बात करूं तो एक्सटर्नल पॉलिसीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री एंड ओपननेस। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसका माना जाता है। अब यहां पर इंडिया और एससीओ की बात कर लेते हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा कि कुछ पर्सपेक्टिव पे इंडिया का यहां पर होना बहुत
इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। सबसे पहले तो इंडिया क्रिएटेड 5 न्यू पिलर एंड फोकस एरियाज फॉर कॉर्पोरेशन, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 2 न्यू मैकेनिज्म इन एससीओ, स्पेशल वर्किंग ग्रुप, 2 नए मैकेनिज्म लाए गए हैं। स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब ये इंडिया और चाइना के लिए तो बहुत ज्यादा एक एक बड़ी बात है, बिकॉज इंडिया और चाइना दोनों ही ऐसे देश हैं जहां ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके बहुत ज्यादा रिसर्च भी ऑलरेडी मौजूद है और चीजें होती रहती हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चर कैपिटल ऑफ 2022-23। India's security, geopolitical strategy and economic interests are closely intertwined with the development in the region, जो कि एससीओ के थ्रू हो जाता है। The regional anti-terrorism structure rates of the SCO specifically deal with the issue relating to the security and defense। अब इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सालों से प्रॉक्सी वॉर को हम झेलते आए हैं, स्पेशली 1970 के दशक से लेके अब तक। रिसेंटली भी आपने सुना है कि कश्मीर में बहुत सारे अटैक हुए, श्रद्धालुओं पे अटैक हुए, फौज पे भी अटैक हुए। तो रैट्स जो है इस नेटवर्क को तोड़ने का काम करता है कि भाई फंडिंग कहां से हो रही है, हथियार कहां से आ रहे हैं। द सेंट्रल एशिया रीजन इज रिचली एंडाउड विद द natural resources and vital minerals। SCO provide a platform for India's effort to connect with the Central Asia। Stable Afghanistan is India's interest। Yes, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इंडिया का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, एक बहुत म्यूचुअल फ्रेंड के तौर पर इंडिया अफगानिस्तान को देखता है और आने वाले टाइम में भी देखता रहेगा। और एससीओ के थ्रू हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान आज नहीं तो कल एससीओ का भी हिस्सा बन जाए, ताकि इसके थ्रू अफगानिस्तान की डेवलपमेंट को और हेल्प मिल सके। अब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो था उसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। लास्ट ईयर 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको लीड किया था तो उस समय कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन endorsed by the member nation emphasize the collective effort needed to combat with the terrorist, separatist, extremist activities in the region, underscore the importance of preventing the proliferation of the religious intolerance, aggressive nationalism, ethnic and racial discrimination, xenophobia, as well as the ideologies of promoting fascism and chauvinism। अब ये सारे पॉइंट जो है ना, अब ये देखेंगे कि ये सारे ये पॉइंट हैं जो कि इंडिया इसलिए ज्यादा फोकस करके चल रहा है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर हैं, दोनों ही इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं और यहाँ पर होने वाला सारा टेररिज्म आइदर दे आर प्रमोटेड बाय द पाकिस्तान चाइना और फंडेड बाय द पाकिस्तान और चाइना। जॉइंट स्टेटमेंट, द लीडर एम्बेरेस 2 thematical joint statement, one focus on enhancing cooperation to counter radicalization that leads to separatism, extremism, same point ऊपर वाले, other centered on the cooperation in advancing digital transformation initiatives। अब ये एक बड़ा मुद्दा है। डिजिटल इंडिया के हमारे जो प्लान है उसमें हम चाहते हैं कि वो सारे मंच जहां भारत जुड़ा है वहां पर अपनी इस डिजिटल क्रांति को ले जाने की कोशिश की जाए। कहने के लिए तो ये बड़ी अजीब बात है कि इंडिया में आज जितना ज्यादा यूपीआई और डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है दुनिया के बड़े बड़े देशों में नहीं हो रहा। तो उस पर्सपेक्टिव से इंडिया चाहता है कि जो ये हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उसको आगे से आगे बढ़ाया जाए। 5 न्यू पिलर्स की बात मैंने पहले कही थी कि इसको डिस्कस करेंगे आगे। स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन, शेयर्ड बुद्धा हेरिटेज। ये 5 ऐसे फोकस एरिया हैं जो इंडिया ने डिस्कस करे कि भाई एससीओ के मेंबर्स के ऊपर काम करेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे। अब इंडिया का जो स्टैंड है, सबसे बड़ी बात वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे, वो इस चीज को लेकर आता है कि भाई इंडिया वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसके साथ नहीं है। इंडिया रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द BRI बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव ऑफ द एससीओ मेंबर्स इकोनॉमिक स्ट्रेटजी स्टेटमेंट मेंशनिंग इंटरेस्टेड मेंबर स्टेट। इंडिया ने सीधे तौर पर इसको रिजेक्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स ये इंडिया के हित में नहीं है, चाइना का इनिशिएटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब एड्रेस यहाँ पर हुआ तो उन्होंने कहा The PM Modi highlighted the significance of connectivity for enhancing mutual trade and trust among the SCO member state। इस बार ये सुनने में आ रहा है कि मोदी जी शायद इसको अटेंड नहीं करने वाले हैं। However, he stressed that the need of uphold the development fundamental principles of SCO charter specifically respecting member state sovereignty and regional integrity। अब ये sovereignty को इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना या उसकी रिस्पेक्ट करना, ये सब कहने की बातें होती हैं। देश वही करते हैं जो एट अ टाइम उनकी नीड है, ठीक है। इसमें ये कहना कि भाई
एक पर्टिकुलर कंट्री किसी दूसरी कंट्री के हिसाब से काम कर रही है या वो चीजों को मेंटेन कर रही है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। पीएम मोदी क्रिटिसाइज कंट्रीज दैट एम्प्लॉय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ऑफ कोर्स यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसीज एंड प्रोवाइडिंग शेल्टर टू टेररिस्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में हम सबको पता है कि वो कहाँ हुई थी। हेजिटेट urging the SCO not to hesitate in commending such a nations and emphasize the importance of consistency in the addressing critical issues. Of course इंडिया का एक बड़ा मुद्दा रहता है। कहीं पर भी पाकिस्तान बैठेगा तो वो ये कह के रोएगा कि भाई इंडिया में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कश्मीर को दबाया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया सीधे तौर पर यही कहेगा कि भाई टेररिज्म की बात है, टेररिज्म इनसे हो रहा है। तो इन दोनों देशों के पास जब भी ये साथ में बैठेंगे तो यही मुद्दे रहेंगे। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन्होंने क्या कहा, सेलिब्रेटिंग द 10 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ BRI बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। वहीं पर पुतिन जी ने क्या कहा, ही एम्फसाइज्ड रशियाज रिलायंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, सैंक्शन एंड प्रोवोकेशन, सेटिंग द यूनिटी ऑफ रशियन पॉलिटिकल सर्कल एंड सोसाइटी अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू आर्म रिबेल। अब ये जो बेसिकली वैगनार ग्रुप का जो हमला हुआ था उसके पॉइंट ऑफ व्यू में इन्होंने ये बात रखी है। अब इसके बाद देखिए SCO की अगर हम बात करें, यहां पर यह समझना जरूरी है कि SCO की इंपॉर्टेंस इंडिया के हिसाब से कई पर्सपेक्टिव्स पे जरूरी है। SCO से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, बट हमारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि जो SCO एज अ संगठन है वो आने वाले भविष्य में क्या इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। दो चीजें यहाँ पर खड़ी होती हैं। पहली बात तो ये कि इंडिया ये चाहता है कि वो SCO से जुड़ा रहे बिकॉज यहाँ रशिया है और चाइना है, बट पॉइंट ये भी है कि इंडिया SCO से जुड़कर वो म्यूचुअल बेनिफिट्स नहीं उठा पाएगा जो कि बाकी देश उठा पाएंगे। और जब भी कोई ऐसा संगठन बनता है जहां कुछ बड़े देश, ताकतवर देश होते हैं और वहां पे छोटे देश होते हैं, तो डेफिनेटली फायदा छोटे देशों को ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू बड़ी कंट्रीज की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि चाइना और रशिया दोनों है। रशिया एक तरफ हमारा दोस्त है, चाइना एक तरफ हमारा कट्टर दुश्मन है। और क्योंकि इस यूनिटी को बनाए रखना है तो रशिया और चाइना पहले से यहाँ पर बने आए हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ के फैसलों में, यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो रशिया और चाइना के फेवर में ज्यादा जाएंगे। तो इंडिया के लिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है। बट इंडिया चाहता है कि वो SCO से जुड़ा रहे और आने वाले टाइम पे भी मुझे लगता है कि SCO का जो प्लेटफॉर्म है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म साबित होगा। स्पेशली इंडिया जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, स्पेशली अफगानिस्तान जैसे देशों की ये अंदर है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान को दुश्मन भी नहीं मानता और दोस्त भी नहीं बोलता है। आए दिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। चाइना की बात की जाए तो चाइना जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर अपने पैर पसारना चाहता है, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि अफगानिस्तान कर्ज ले मुझसे जैसे बाकी देश चाह रहे हैं, मेरे फेवर में आए। बट इंडिया की पॉलिसीज अफगानिस्तान को लेके ऐसी हैं कि मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी थी जहां पर कुछ इंडियन टूरिस्ट अफगानिस्तान गए और वहां के लोकल जो शॉप ओनर्स थे उन्होंने उनसे पैसे लेने से मना कर दिया कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इंडिया से आए। तो इंडिया जिस तरह से काम कर रहा है अफगानिस्तान की तरफ, हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में SCO का हिस्सा अफगानिस्तान भी मिलेगा और इंडिया की वजह से जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं वो अफगानिस्तान को इसके थ्रू मिलेंगे। धन्यवाद।